जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है अस्त ग्रह। ये ग्रह कैसे असर करते हैं, इनका प्रभाव क्या होता है, कब अस्त हो जाते हैं, और जो किताबी ज्ञान अभी तक हम समझते हैं क्या प्रैक्टिकल में भी वही लागू होता है या उसका कुछ और ही परिणाम मिलता है। इन सभी बिंदुओं पर आज चर्चा करनी है। देखिए, पहला हिस्सा मैं किताबी ज्ञान का ही बनाऊंगा जो बुक्स में दिया है, जो लिखा है। दूसरा हिस्सा मैं हिम्मत करके बना रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस को दिखाने की कोशिश करूंगा कि मुझे क्या अब तक समझ आया। तो हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, त्रुटियां हो, लेकिन मैं फिर भी ये उम्मीद करूंगा कि आप उसे खुले दिल से देखें, समझने का प्रयास करें और कुंडलियों पर भी लागू करके अपना रिसर्च करें, जिससे कि वो बात सही और गलत का आकलन हो सके, कुछ नया विचार समझ में आ सके। तो सवाल यह है कि अस्त का अर्थ क्या है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। बस वो मर नहीं जाता, वो खत्म नहीं हो जाता, वो डूब नहीं जाता, प्रभाव कम हो जाता है। आप कई एग्जाम्पल हैं, जैसे सूर्य एक बहुत बड़ा आग का गोला है या एक बड़ी रोशनी का पुंज है और आपके हाथ में है दीपक, एक और ग्रह, क्योंकि सभी ग्रह उसी के प्रकाश से प्रकाशमान हैं। जितनी भी लाइट है वो सूर्य की तरफ से ही आती है। तो जब वो ग्रह सूर्य के नजदीक आएगा तो उसकी अपनी रोशनी उस रोशनी में छिप जाएगी, इसीलिए हम उसे कहते हैं अस्त हो गया, वो दिखना बंद हो गया। तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं ले लेना चाहिए कि जो ग्रह अस्त हो गया वो बिल्कुल खत्म हो गया, उसका कभी कोई प्रभाव होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अस्त ही हो गया। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या जो भी ग्रह सूर्य के साथ बैठ जाएगा वही अस्त हो जाएगा? नहीं। किताबों से क्या ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी पुरानी पुस्तकों से, कि बुध 12 डिग्री तक अगर वक्री है तो अस्त हो जाता है, और 14 डिग्री तक है मार्गी तो अस्त हो जाता है। गुरु 11 डिग्री तक, शुक्र 10 डिग्री और वक्री होने पर 8 डिग्री, चंद्र 12, मंगल 17 और शनि 15 डिग्री तक। ये क्रमवार मैंने आपको लिस्ट भी स्क्रीन पर दिखा दी, आप देख सकते हैं। तो जब ग्रह इतनी डिग्री सूर्य से अंतर पे आता है, आगे या पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, दोनों सूरतों में वो अस्त गिना जाएगा। यहां पे कल्पना करिए सूर्य है, ये 17 डिग्री का डिफरेंस है, और यहां मंगल अस्त हो गया, 15 डिग्री अस्त, 14 डिग्री अस्त, 12 डिग्री अस्त, अस्त अस्त अस्त, यहां आ गया बराबर। और यहां तक जब तक वो 17 डिग्री आगे नहीं निकलेगा अस्त ही रहेगा। ये एक तरीका हुआ है। अब एक बात आती है कि क्या बुध भी अस्त होता है? कि बुध के साथ सूर्य होंगे तो बुध आदित्य योग बनेगा, बुध आदित्य योग भी बनेगा, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन अगर बुध का और सूर्य का डिग्री डिफरेंस कम है, 12 डिग्री से कम हो जाता है, तो उसके अस्त के प्रभाव भी आएंगे। कैसे आएंगे वो मैं सब समझाऊंगा। आमतौर पर यह भ्रांति है कि बुध अस्त नहीं होता, कुछ पुस्तकों में भी लमसम ऐसा लिखा है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं इस बात से, लेकिन उसके कारकत्व में कुछ फर्क पड़ेगा, जिसे मैं कोशिश करूंगा समझाने की। अभी समझाऊं तो हमने दो बातें समझी, अस्त का अर्थ क्या है, कैसे होता है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं छोटा सा। समझिए कि एक पुलिस कमिश्नर साहब हैं और उनके सामने एक कांस्टेबल हाजिर होते हैं, एक एसीपी हाजिर होते हैं और एक चोर हाजिर होता है। तो टेक्निकली वो तीनों अस्त हो गए, टेक्निकली, क्योंकि सभी कमिश्नर साहब के दफ्तर में खड़े हैं और कमिश्नर साहब को आप सूर्य समझ लीजिए। तो क्या एक ही जैसा प्रभाव होगा? क्या एसीपी भी उतने ही प्रभावहीन हो जाएंगे जितना चोर होगा या कांस्टेबल साहब होंगे? नहीं, सबके प्रभाव अलग अलग हैं, सबकी अपनी आइडेंटिटी है, सबके अस्त होने की एक सीमा है। तो चोर हद से ज्यादा अस्त हो जाएगा क्योंकि उसके पास कोई सामर्थ्य ही नहीं बचेगी। फिर भी उस पर सामर्थ्य है, अपनी बात कहने की छूट है, वो अपनी बात कह सकता है। कांस्टेबल साहब भी अस्त होंगे लेकिन वो भी अपनी बात कह सकते हैं, एसीपी साहब भी अस्त होंगे लेकिन वो और भी ज़्यादा अपनी बात कह सकते हैं क्योंकि उनका लेवल थोड़ा ऊंचा है। तो ये आकलन करना बड़ा जरूरी है कि ग्रह अस्त किस अवस्था में है, वो कारक है, अकारक है, त्रिक भाव में बैठा है,
उस पर किन शुभ ग्रहों की दृष्टि है इत्यादि। इन सब चीज़ों का अगर आप आकलन नहीं कर रहे हैं तो हिसाब लगाने में गड़बड़ हो जाएगी। तो अस्त क्या होता है, कैसे होता है, प्रभाव कैसे देखना है, कितने डिग्री पर होता है, ये किताब से जो हमने अब तक सीखा है वो अब तक सीखा। अब आता है कि अस्त ग्रह अगर कारक भी है, शुभ भी है, और जैसे हम योग कारक कहते हैं, तो उसके अस्त होने पर और अधिक कष्ट देखने में आएगा। लेकिन वो मारक है तो उसका ज़्यादा प्रभाव देखने में नहीं आएगा। यहाँ तक की बात तो हो गई क्लियर। अब सारी बात ये आती है कि मैं इसे एग्जाम्पल्स में भी आपको समझाऊंगा। अब अलग से एक बात समझनी है कि क्या वाकई में इतना ही बुरा प्रभाव आ जाता है जैसा हम मान के चलते हैं, अस्त मतलब डूब गया और ख़त्म? नहीं। मैं ऐसी 100 कुंडलियाँ जानता हूँ जिसमें शुक्र अस्त है, उसके बाद भी उनका वैवाहिक जीवन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अस्त का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि उस ग्रह से संबंधित सभी फलों का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। ये सच नहीं है, ऐसा नहीं होता। और भी कुछ कंडीशंस लागू होती हैं तब जाके ऐसा होता है। जैसे शुक्र पर और भी बुरे प्रभाव हों, वो अपनी नीच राशि में भी हो, नमश में भी खराब हो, तब। तो अस्त होने का अर्थ है उसके कारकत्व, किस तरह के प्रभाव वो देता है, क्या क्या वो संभालता है। जैसे एग्जाम्पल की बात है, शुक्र क्या संभालते हैं? वैवाहिक जीवन, ऐश्वर्य, धन, संपदा और रुपए पैसे से मिलने वाले सारे सुख। तो केवल वैवाहिक जीवन का ही नुकसान होगा ऐसा क्यों समझें? आर्थिक तौर पर दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, जीवन साथी को स्वास्थ्य की दिक्कत देखने में आ सकती है, वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव देखने में आ सकता है, किसी तरह का आपस में मतभेद हो सकते हैं। तो सिर्फ तलाक ही हो जाएगा या विवाह नहीं होगा ऐसा ना समझें। ये तो हुआ शुक्र का प्रभाव। मंगल को देखिए, मंगल खून का कंट्रोलर है, सामर्थ्य का कंट्रोलर है, और तीसरे और छठे भाव का कारक भी होता है। बुरा भाव, दोनों बुरे भाव। अब अगर किसी का मंगल वीक होगा तो क्या होगा? अगर वो लगन का स्वामी है तो स्वास्थ्य पर दाव डाले। किस भाव का स्वामी है? एक और कारक। तो मंगल के कमजोर होने से कारकत्व पे तो लाभ हुआ, क्योंकि वो तीसरे भाव का और छठे भाव का कारक है, शत्रुओं का नाश होगा, भला हो रहा है कुछ। लेकिन अगर वो लगन का ही स्वामी है, दशम भाव का स्वामी है, तो निश्चित रूप से उस भाव से संबंधित मिलने वाले सुखों की कमी होगी। अच्छा, समझ लीजिए कि 5वें घर का अगर वो बैठा है और वहाँ पर वो अस्त हो जाता है, तो आपको अपने ज्ञान को लेकर के कुछ असंतोष, संतान से मिलने वाले सुख को लेकर के कुछ असंतोष, और अपने स्वास्थ्य, डाइजेशन, अपने डिसीजंस को लेकर के जरूर रिव्यू करने का मौका आएगा कि लगेगा कि हमसे गलतियां हो गई। ये मैं सब एग्जाम्पल दे के भी कोशिश करूंगा समझाने की आपको। चंद्र अगर अस्त होते हैं तो क्या होगा? चंद्र मन का स्वामी है, भावना का स्वामी है और माँ का स्वामी है। तो माता जी से विचार कम मिलना देखने में आ सकता है, मन दुखी रहना, अवसादग्रस्त रहना, डिप्रेशन फील करना, बहुत बेचैन महसूस करना देखने में आ सकता है। अब ये अर्थ नहीं है कि जिनका भी चंद्र अस्त है सबकी माता जी की मृत्यु हो जाए, ये कैसे संभव है? लेकिन बहुत और खराब स्थितियां होंगी और बहुत से खराब ग्रह देख रहे होंगे तो ऐसा हो भी सकता है। लेकिन केवल चंद्र के अस्त होने पर चंचल, तनावग्रस्त, थोड़ा इम्पेशेंट जिसे कहते हैं, सब्र नहीं है, बहुत जल्दबाज, बहुत ही जल्दी इरिटेट होना, चिड़चिड़े होना देखने में आएगा। आप इसे गुरु पर भी समझ सकते हैं। गुरु ज्ञान के कंट्रोलर हैं, धर्म के कंट्रोलर हैं, संतान के सुखों के भी कंट्रोलर हैं, 5 घरों के तो कारक ही होते हैं। अगर वो अस्त हो जाएंगे तो क्या होगा? आमतौर पर वो अपने कारक भाव से संबंधित जहां बैठे हैं वहां का, या जिन घरों के वो कारक हैं उससे संबंधित कुछ नुकसान जरूर देंगे। सारा नुकसान हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। जैसे गुरु अगर अस्त हैं तो ज्ञान होने के बाद भी ज्ञानी नहीं है, संस्कार की कुछ कमी है, ऐसा हो सकता है। बृहस्पति में हम ये मान के चलते हैं ऐसा आदमी अच्छा टीचर होता है, अच्छा समझा सकता है, उसकी समझ बूझ जानकारी आम आदमी से ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन ये देखने में आ सकता है कि वो बहुत अच्छा सलाह ना देता हो, बुरी सलाह देता हो, जल्दी गुस्सा करता हो, धर्म के प्रति उसका लगाव थोड़ा कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या जो मैंने अब तक समझा, जो मेरी समझ है, इस पोर्शन पे ध्यान दीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ किताबों में गलत लिखा है या जो लिखा है वो गलत है, वो सब बिल्कुल ठीक होगा साहब। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हमेशा अस्त ग्रह का भाव ये नहीं है कि वो ग्रह डूब गया या उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा या केवल बुरा फल प्राप्त होगा। अगर ऐसा होता तो कल्पना करें किसी का शुक्र अगर अस्त है तो फिर उसका विवाह ही नहीं होना चाहिए था। लास्ट में भी तो शादी टूटी ना।
किसी का मंगल अस्त है तो फिर ये उसे पहले दिन से ही ब्लड प्रेशर की शिकायतें होनी चाहिए? नहीं, जब दशा अंतरदशाएं आएंगी तब प्रभाव आएगा, ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन फिर भी कितना प्रभाव आएगा? इसका मतलब दशा आते ही जिन जिन का भी शुक्र अस्त है उन सबकी शादियां टूट जाएंगी, जिनका मंगल अस्त है उन सबको खून की दिक्कतें होंगी, जिनका शनि अस्त है उन सबको हड्डियों की या मांसपेशियों की या पैरों की दिक्कत होगी। ऐसा नहीं होता है। अगर शुभ ग्रहों की विशेष कृपा मिल रही हो तो लगभग नहीं भी होता। फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई असर होगा ही नहीं, निश्चित रूप से असर होगा, पर उसका प्रतिशत, उसकी शुभता कुंडली में वो कहाँ प्लेस्ड है, कितने ग्रहों की दृष्टि है और बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है पर भी कुछ निर्भर जरूर करता है। यही आज का विषय था। मैंने कोशिश की कि आपको किताबी ज्ञान और जो मुझे समझ आया मैं बताऊं। मैं कुछ 2-4 एग्जाम्पल देता हूं और केवल एक ही ग्रह के शुक्र के देता हूं, तो उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। ये एक पहली कुंडली है जो बर्थ डेट ऊपर लिखी है, महिला हैं, 10 मार्च 1981 दोपहर को 1:42 दिल्ली का ये बर्थ है। मिथुन लगन की कुंडली है। इसमें 2 ग्रह अस्त हैं, एक मंगल और एक शुक्र। अब जो इनके कुंडली में मेन मुद्दा है वो ये कि इनका तलाक हो गया, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो गया। तुरंत हमारे दिमाग में क्या आता है, भाई शुक्र अस्त है इसलिए ऐसा हो जाना चाहिए या हो गया होगा। ओके, ठीक है, फिर भी और बातों पर विचार करते हैं। शुक्र और सूर्य के बीच का डिग्री डिफरेंस कम है, एक बात। शुक्र पूर्ण अस्त है, ये भी एक बिल्कुल बात ठीक है। शुक्र पर किसी भी शुभ ग्रह की यहाँ पे दृष्टि नहीं पड़ रही है, इस कारण ये दिक्कत ज़्यादा देखने में आई, एक बात हो गई। दूसरा, सप्तम भाव जो वैवाहिक जीवन के सुख को देखता है वो शनि के साथ है और शनि इस कुंडली में अष्टम भाव त्रिक भाव का स्वामी है, इसलिए उसकी स्थिति यहाँ पे और अधिक खराब हो जाती है। तो 2 चीज़ें खराब हुई एक साथ, तो परिणति क्या निकली कि इनका तलाक हो गया। लेकिन गौर कीजिए, शुक्र यहाँ पर अस्त है। ये बात पहली इस कुंडली की केवल हो रही है, इन 2 कुंडलियों को अभी बताऊंगा। तो शुक्र के अस्त होने का प्रभाव ये निकला कि इस भाव का स्वामी ये रहा जो अष्टम भाव का भी स्वामी है और वो सप्तम भाव का स्वामी, और यही हमारे यहाँ का कारक है। तो शुक्र के अत्यधिक वीक होने के कारण ये समस्याएं देखने में आई। एक, इस भाव से अष्टम भाव में जो स्वामी है वो राहु है। कई चीज़ें हैं, किसी तरह की कोई शुभता यहाँ पर इसे नहीं मिल रही। समय आने पर जब हालात बने तो ये तलाक हो गया। अच्छा, ठीक है, अब इस कुंडली में मंगल पर विचार करते हैं। मंगल भी यहाँ अस्त है जबकि वो अगले भाव में है, तो हमें तो डिग्री से मतलब था। कन्फर्म अस्त होने के बाद भी मंगल के अस्त होने का कोई विशेष इन्हें नुकसान नहीं हुआ। आमदनी का जरिया बहुत अच्छा है, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन हाँ, अब शत्रु कौन? भाई जब तलाक ही हो गया तो फिर पति शत्रु ही समझो, तो शत्रुओं का इन्हें नुकसान हुआ। अब यहाँ बृहस्पति की भी बहुत मजबूत दृष्टि पड़ती है, तो इसका लाभ ये है कि आमदनी बहुत अच्छी है, पर अपने स्वास्थ्य को लेकर, मांसपेशियों को लेकर इन्हें तकलीफ है। इनके 2 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल ने खून से संबंधित तनाव बढ़ा दिया, क्योंकि वो अस्त है, ज़्यादा सपोर्ट नहीं। इनकम अपनी जगह है, शत्रुओं का प्रभाव अपनी जगह। ये एक मोटे तौर पर समझने की कोशिश थी कि अस्त का वास्तव में अर्थ कैसे दिखें। अगली कुंडली पे ध्यान दीजिए। ये एक पुरुष हैं, 28 सितंबर 1971 सुबह 4:15 पटना। अभी सिंह लगन की कुंडली, इसमें 2 ग्रह अस्त हैं, बुध और शुक्र। अब शुक्र अस्त हैं, इस घर पे ध्यान दीजिए। पहले यहाँ का स्वामी है शनि, जो अपनी मित्र राशि में बैठा है, अपने से केंद्र में बैठा है, उसकी दशम दृष्टि यहाँ पूरी पड़ती है और इस पर बृहस्पति की पूरी कृपा, यानी ये भाव का स्वामी बहुत ही मजबूत स्थिति में, इसमें तो कोई दिक्कत दिख ही नहीं रही। बृहस्पति यहाँ पंचम भाव और राशि का स्वामी भी है, ये भी अच्छी स्थिति है। तो शुक्र के पूर्ण रूप से अस्त होने के बाद भी इन्हें कोई भी समस्या नहीं आई। वैवाहिक जीवन आज तक बिल्कुल सही है, आपसी तालमेल सामंजस्य भी लगभग ठीक है। लेकिन आर्थिक संपन्नता को लेकर इन्हें हमेशा दिक्कत आई। अर्थ ये निकला कि जो समस्या है आर्थिक आती है कि हमारे किए हुए प्रयास उतने रिजल्ट नहीं दे पाए, तो इन्हें अपने प्रयासों के फल प्राप्त करने में और अपने जीवन स्तर को बढ़ाने में दिक्कत हमेशा महसूस हुई। तो शुक्र का असर कैसे आया? जब स्थिति बहुत ठीक हो गई इस भाव की, तो उसने इन भावों का प्रभाव दिया जहाँ का वो स्वामी है और धन भाव जहाँ का वो स्वामी है।
तो ये आर्थिक तौर पर ही कष्ट में रहे, इन्हें हमेशा लगा कि मैंने जितनी मेहनत की मुझे उतना फल प्राप्त नहीं हुआ। आम तौर पर कहते हैं भी बुध अस्त नहीं होता, ऐसा नहीं है। बुध के कारण बुध भी अस्त होता है और थोड़ा सा असर करता है, बहुत ज़्यादा नहीं करता। बुध आमदनी का और धन भाव का स्वामी है। अगर ये अस्त नहीं है तो ये तो उच्च राशि में दिख रहा है, तो फिर इनकी आमदनी भी बहुत होनी चाहिए थी और धन भाव भी, यानी आर्थिक स्थितियां, पैतृक संपदा भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, पर इन्हें अपनी पैतृक संपदा का कोई विशेष फल प्राप्त नहीं हुआ। राहु की यहाँ पूरी दृष्टि है, इस बात पे हमें ध्यान देने की जरूरत है एक, और दूसरा ये अस्त भी हुआ, तो इसका नुकसान ये हुआ कि इन्हें जितनी पैतृक संपदा मिलने का इनका योग बनता था, जो इनका अधिकार बनता था, वो इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन दोनों ही सूरतों में कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है, केवल आर्थिक पर आमतौर पर शुक्र के अस्त होते हम मान के चलते हैं वैवाहिक जीवन डूब जाएगा। तीसरी कुंडली पे ध्यान देते हैं, ये भी एक पुरुष की कुंडली है। 20 अगस्त 1971 सुबह 10:34 पुणे का जन्म है। तुला लगन की कुंडली है। लगन का स्वामी शुक्र ही यहाँ पर अस्त है और बुध भी यहाँ पर अस्त है, दोनों ग्रह अस्त हो गए। अब गौर कीजिए, जो सप्तम भाव का स्वामी है वो अपनी उच्च राशि में, पर वो राहु से जबरदस्त पीड़ित है और इन दोनों का मिले जुला दृष्टि प्रभाव इस घर पर आ रहा है। कहीं से भी बृहस्पति की या किसी और शुभ ग्रह की स्थिति यहाँ पड़ ही नहीं रही। तो क्या हुआ, ये भाव का स्वामी और दृष्टि सभी खराब हो गई इस भाव के कारण। इनका विवाह ही नहीं हुआ। देखिए, तीनों कुंडलियों में शुक्र अस्त है, पर तीनों में ही 3 अलग अलग तरह के प्रभाव देखने में आए। यही आकलन करना सीखना है कि इनकी कुंडली में विवाह ही नहीं हुआ। जब विवाह ही नहीं हुआ तो बाकी सुखों की तो बात ही क्या की जाए। अच्छा, अब बात आती है बुध की। बुध यहाँ पर भाग्य का स्वामी है। अब देखिए, जिनका विवाह नहीं हुआ, जिनके पास कोई संतान ही नहीं है, तो उन्हें बहुत भाग्यशाली कैसे समझा जाए। एक, खर्चे, जब आपके पास कुछ खर्च करने के लिए नहीं है तो खर्चे अपने आप ही ठीक हो गए। फर्स्ट क्लास सरकारी नौकरी करते हैं, अच्छी तनख्वाह मिलती है, न शादी न पत्नी न बच्चे, ये सब नहीं है तो खर्चे भी कम, तो खर्चे घट गए। ये लाभ हुआ इस भाव से। त्रिक भाव का स्वामी खराब हुआ, तो ये सोच लेना भी कि जो 11वें घर में आ गए सारे ग्रह वो अति शुभ होते हैं, सच नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा था वो अवश्य ही आपने सीखा, समझा, और या कुछ ना कुछ जरूर सीखने को आपको मिला होगा। ये विषय बहुत अच्छा है, इस पर बहुत रिसर्च होने की ज़रूरत है। पहले भी बहुत से महानुभावों ने की है और आगे भी होती रहेंगी। नई नई चीज़ें रोज़ सीखने को मिलती हैं। जैसे जैसे हम कुंडलियाँ देखते हैं, नया नया ज्ञान का विकास होता रहता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। ये सुविधा कुछ फीस लेकर आपको अवेलेबल करवाई जा सकती है। आप जब संपर्क करेंगे तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।